हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा, श्याम पेरा मेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए श्याम पेरा मेडिकल के साथ। आपको एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आरबीसी के बारे में हमने उसके नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, साइज शेप के बारे में पढ़ लिया था, और जो कॉमन साइट्स होती है आरबीसी की, जहाँ पे आरबीसी का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है, उन साइट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। और जो हमारा आरबीसी के टूटने का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम हेमोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, उसके बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। आरबीसी का हमने डिस्कशन पढ़ लिया, आरबीसी बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी कुछ स्टेजेस होती है, इरिथ्रोपोइसिस की क्या होती है, स्टेजेस होती है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब आपको पता ही है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन। डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। डेवलपमेंट या फॉर्मेशन या एंड मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी। ठीक है डियर। डेवलपमेंट या फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी क्या होती है, हमारी इरिथ्रोपोइसिस होती है। इसका जो प्रोसेस होता है पूरा, उसमें कुछ स्टेजेस पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है, कुछ स्टेजेस पाई जाती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आरबीसी का मतलब पता है, चल गया। डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है। आरबीसी को फॉर्मेशन होने में, डेवलपमेंट होने में या मैच्योरेशन होने में जितने जितना समय लगता है, कितने दिन का समय लगता है, 7 डेज का समय लगता है। ठीक है, टोटल 7 डेज। इरिथ्रोपोइसिस में आरबीसी को कितना समय लगता है, 7 डेज का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, और हमने इरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ कहाँ पे, ये हमने पढ़ ही लिया था प्रीवियस क्लास में। बर्थ से पहले कहाँ कहाँ होता है, बर्थ के बाद में कहाँ कहाँ होता है। फिटल लाइफ में हमारी जो योग शेक होती है, लीवर होता है, और रेड बोन बैरो सेल होती है, वहां से हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है। आफ्टर बर्थ की बात करें तो हमारी जो भी बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, उन सबसे हमारा क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन होता है। तो टोटल 7 डेज इरिथ्रोपोइसिस में लगते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें से 5 डेज तो क्या होते हैं, 5 डेज डेवलपमेंट में लगते हैं। 5 डेज किसमें लगते हैं, डेवलपमेंट में लगते हैं। और बाकी रहे 2 डेज, 2 डेज किसमें लगते हैं, मैच्योरेशन में लगते हैं। डेवलपमेंट में 5 डेज लगते हैं और मैच्योरेशन में 2 दिन लगते हैं। टोटल मिला के कितने दिन लगते हैं, 7 डेज लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 7 डेज। अब जो हमारी स्टेज है, एरिथ्रोपोइसिस की जो हमारी स्टेजेज है, उसमें हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लिएशन हमारा क्या होता है, आरबीसी की सेल में एब्सेंट होता है। किस तरीके से एब्सेंट होता है, किस तरीके से वो डिसअपेयर होता है, और किस तरीके से हीमोग्लोबिन अपियर होता है, उसके बारे में हम स्टेज बाय स्टेज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये हो गई हमारी एरिथ्रोपोइसिस की स्टेज की बात करें हम, तो स्टेज में आएगी हमारे फर्स्ट, स्टेज में आएगी हमारी पहली, कौन कौन सी आएगी, पहली आएगी हमारी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है दोस्तों, पहली कौन सी आएगी, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। सेकंड जो है हमारी क्या आएगी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या आ जाएगी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। थर्ड स्टेज का क्या नाम है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। फोर्थ स्टेज का क्या नाम है, लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है दोस्तों, फोर्थ स्टेज का क्या नाम हो गया, लेट नॉर्मोब्लास्ट। फाइव स्टेज का क्या नाम हो जाएगा, फाइव स्टेज का क्या नाम हो जाएगा हमारे, रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारी टोटल कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है, इसकी इरिथ्रोपोइसिस की।
इरिथ्रोपोइसिस की इन 5 स्टेज में हमारा क्या होता है, आरबीसी का डेवलपमेंट मैच्योरेशन होता है दोस्तों। पहली स्टेज की बात करें, पहली स्टेज की हम अगर बात करें प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। हमें इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। आरबीसी की साइज क्या होगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन अपीयर होगा या डिसअपीयर होगा, और न्यूक्लियस अपीयर होगा या डिसअपीयर होगा। इन तीनों पॉइंट के बेसिस पर हमारी जो क्या होती है, ये आरबीसी पोइसिस की या इरिथ्रोपोइसिस की क्या होती है, स्टेजेज होती है दोस्तों। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की बात करें तो इसमें हमारी जो आरबीसी की साइज है, आरबीसी की साइज कितनी देखने को मिलेगी, हमने 20 माइक्रोन देखने को मिलेगी। आरबीसी की साइज कितनी हो गई, 20 माइक्रोन। इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, एपियर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा इसमें, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है या डिसअपेयर होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गए हमारे फर्स्ट स्टेज की बात, किसकी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइज बड़ी होगी, जैसे जैसे हमारी जो आरबीसी है ना, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट और मेचुरेशन होता जाएगा, उसकी साइज में क्या होता जाएगा, कमी होती जाएगी, क्या होती जाएगी, साइज में उसका डिक्रीजमेंट होता जाएगा, और हीमोग्लोबिन जुड़ता चला जाएगा। हीमोग्लोबिन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जुड़ने की क्षमता, और आरबीसी की साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की। 20 माइक्रोन साइज होती है, सबसे ज्यादा साइज होती है किसकी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की। सबसे जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होती है। न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है, कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। हीमोग्लोबिन किसमें एब्सेंट होता है, किसमें, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में। ये किस फर्स्ट स्टेज से कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कि न्यूक्लियस प्रेजेंट कौन सी स्टेज में होता है आरबीसी के में, वो हो गई हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। साइज सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में होती है आरबीसी की, इस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। अब हम सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज होगी हमारी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। कौन सी होगी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, कौन सी होगी, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। साइज की बात करें इसमें, आरबीसी साइज कितनी होगी इसमें, 20 से कितनी हो जाएगी, 16, कितनी हो जाएगी, 16 माइक्रोन हो जाएगी। और न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें क्या होने लग जाएगा, न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपेयरिंग, ठीक है। या फिर न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपेयरिंग कैसे होगा, न्यूक्लियस क्या इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाएगी, इसमें रप्चर हो जाएगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इसमें रप्चर हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसमें, हीमोग्लोबिन इसमें अभी तक एब्सेंट रहेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहेगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो हमारी रप्चर हो जाएगी, और आरबीसी की साइज घट के कितनी हो जाएगी, 16 माइक्रोन हो जाएगी दोस्तों। ये हो गया हमारे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की बात। अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की, इसकी बात करते हैं हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की, ठीक है दोस्तों। इंटरमीडिएट जो हमारी नॉर्मोब्लास्ट होती है, हमारी थर्ड स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस होती है। इसमें क्या होता है, आरबीसी की साइज कितनी हो जाती है हमारी, आरबीसी की साइज हमारी 16 माइक्रोन जो सेकंड स्टेज में थी उससे घट के कितनी हो जाती है हमारी, 12 माइक्रोन, ठीक है, 12 माइक्रोन हमारी साइज हो जाती है। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस क्या हो जाता है हमारा इसमें, डिसअपेयर होने लग जाता है, ठीक है। स्टार्ट डिसअपेयर, स्टार्ट डिसअपेयर हो जाता है। और जो न्यूक्लियस हमारी जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस, वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है ना। इसमें क्या हो जाता है, स्टार्ट डिसअपेयरिंग हो जाती है, और हीमोग्लोबिन जो है हमारा क्या होने लग जाता है, स्टार्ट एपियर, ठीक है। इसमें क्या होगा,
हीमोग्लोबिन तो जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एपियर होना दिखना हमें स्टार्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसअपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि हल्का फुल्का रहेगा, स्टार्ट डिसअपेयरिंग। न्यूक्लियस तो थोड़ा सा बचा है जाने के लिए, और हीमोग्लोबिन क्या होना है, आना स्टार्ट हो जाता है। और आरबीसी की साइज कितनी हो जाती है हमारी, 12 माइक्रोन हमारी आरबीसी की साइज हो जाती है। ये हो गई हमारी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की बात। अब बात करें हम लेट नॉर्मोब्लास्ट की। ठीक है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में हमारी जो आरबीसी की साइज है वो कितनी हो जाएगी, आरबीसी की जो साइज है हमारी 12 माइक्रोन से घट के 10 माइक्रोन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आरबीसी की साइज कितनी हो जाएगी, 10 माइक्रोन। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा हमारा, एब्सेंट हो जाएगा। न्यूक्लियस हमारा क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन क्या आ जाएगा इसमें, इंक्रीज आ जाएगा, या फिर अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा, अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन अमाउंट। न्यूक्लियस पूरी तरह से खत्म हो गया, और हीमोग्लोबिन क्या हो गया, ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा अमाउंट में हमारा जुड़ जाता है, किसमें, लेट नॉर्मोब्लास्ट में। इंटरमीडिएट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मिडल लेवल की स्टेज है, और इसी में ही दोनों चीजें होती है। इसमें न्यूक्लियस हमारा डिसअपेयर होने लग जाता है, डिसअपेयरिंग हो जाता है, और हीमोग्लोबिन अपियर होने लग जाता है। यहाँ हमसे क्वेश्चन बनता है हमारा कि हीमोग्लोबिन किस स्टेज में अपियर होता है, तो हमें ध्यान रखना है किसमें होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में हमारा क्या होता है, जो इरिथ्रोपोइसिस की स्टेज होती है उसमें हीमोग्लोबिन अपियर होना स्टार्ट होने लग जाता है, किसमें, इंटरमीडिएट स्टेज में। लेट नॉर्मोब्लास्ट की बात करें, इसमें साइज हो जाती है हमारी 10 माइक्रोन। न्यूक्लियस हो जाता है एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियस हो जाता है एब्सेंट, और हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, इंक्रीज इन अमाउंट। इसके बाद में आती है हमारी रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट की जो स्टेज होती है, इसमें हमारी आरबीसी की साइज हो जाती है, आरबीसी की साइज हो जाती है हमारी 8 माइक्रोन। ठीक है, कितनी हो जाती है, 8 माइक्रोन। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस तो खैर इसमें एब्सेंट ही होता है, यहाँ लिखने का कोई औचित्य नहीं है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट हो जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा इसमें, हीमोग्लोबिन का भी अमाउंट इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें और ज्यादा हमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। साइज इसमें हमारी केवल 8 माइक्रोन रह जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जो रेटिकुलोसाइट होती है हमारी, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट का जो काउंट होता है वो कितना होता है, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट का हमारा काउंट होता है 0.5 से 0.20 माइक्रोन। ठीक है, 20%, सॉरी, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट्स होती है। ठीक है, नियोनेट की बात करें, नियोनेट में ये वैल्यू हमें ज्यादा देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलती है, 2 to 6%। ठीक है, ये हो गई हमारे रेटिकुलोसाइट्स की बात। ठीक है, हमारी जो रेटिकुलोसाइट्स की जो नंबर है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं हमारे एनीमिया, जो हमारी कंडीशन होती है एनीमिया, जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलता है, उसमें क्या हो गया हमारा, रेटिकुलोसाइट्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज इन नंबर, रेटिकुलोसाइट्स जो सेल होती है उनकी हमारी नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, किसमें, एनीमिया में। ठीक है, तो जो हमारी जो ये लास्ट स्टेज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसको बोल देंगे हम नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड इमेच्योर स्टेज ऑफ आरबीसी।
मेच्योर स्टेजेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो इमेच्योर, अभी क्या है हमारी आरबीसी इमेच्योर है, केवल अभी डेवलपमेंट हुआ है। अब मेच्योर होने के लिए इसे कुछ आगे का कुछ और भी प्रोसेस होता है उसमें उसमें हमारे मेच्योर करने के लिए इसमें कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमारे? फोलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होता है। कौन कौन से होते हैं हमारे? फोलिक एसिड होता है और विटामिन B12 होते हैं। उन दोनों की प्रेजेंस में क्या होती है, हमारी आरबीसी जो सेल है वो क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। तो यहाँ रेटिकुलोसाइट क्या हो गई हमारी, नॉन न्यूक्लिएटेड इमेच्योर स्टेज ऑफ आरबीसी। नॉन न्यूक्लिएटेड इमेच्योर स्टेज ऑफ आरबीसी कौन सी होती है हमारी? रेटिकुलोसाइट्स होती है। ये हो गई हमारी स्टेजेस के बारे में बात। आपको केवल इनमें तीन चीजें ध्यान रखनी है, आरबीसी की साइज के बारे में, हीमोग्लोबिन कब अपीयर हो रहा है, कब डिसअपियर हो रहा है, और न्यूक्लियस कब अपीयर हो रहा है और कब डिसअपियर हो रहा है। तो प्रो जहाँ से इसकी साइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 माइक्रोन थी, उससे कितनी रह जाएगी, 16 माइक्रोन हो जाएगी। फिर कितनी रह जाएगी, 12 माइक्रोन रह जाएगी। फिर कितनी रह जाएगी, 10 माइक्रोन रह जाएगी। और लास्ट में कितनी रह जाएगी, 8 माइक्रोन रह जाएगी। ठीक है, ये तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 20 से कितने हो गई, 16, 16 से 12, 12 से 10, 10 से 8। ये क्या हो गई हमारी आरबीसी की साइज हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में तो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, सेकंड में क्या होने लग जाएगा हमारा, सेकंड में रप्चर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, रप्चर होने लग जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस रप्चर होगा तो उसके अगली स्टेज में क्या होगा, हीमोग्लोबिन अपीयर होने लग जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन अपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ये 3 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं स्टेजेस में। तो इसमें जो मेन स्टेज होती है वो एक तो होती है फर्स्ट, फर्स्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है, फर्स्ट स्टेज बताइए आरबीसी के इरिथ्रोपोइसिस की, फर्स्ट स्टेज का नाम पूछ लिया। ऐसी स्टेज बताइए जिसमें न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, हीमोग्लोबिन अपीयर होता है, वो उसके बारे में पूछ लिया। लास्ट स्टेज के बारे में पूछ लिया, लास्ट स्टेज कौन सी होती है, रेटिकुलोसाइट्स होती है। इमेच्योर होती है, इमेच्योर होती है इसमें इमेच्योर है आरबीसी, लेकिन लास्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट्स की। ठीक है, इसकी साइज के बारे में पूछ लिया, लास्ट में स्टार्टिंग में कितनी होती है पूछ लिया। तो इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से स्टेज आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में जो हमारी लास्ट स्टेज थी वो हमारी क्या थी, रेटिकुलोसाइट्स। अब इसके बाद में जो आगे प्रोसेस होता है वो मेच्योरेशन का होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का केवल ये 5 स्टेज होती है, आगे एक मेच्योरेशन प्रोसेस होता है जो 2 दिन का बताया था हमने अभी। ये क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, अब मेच्योरेशन होगा। मेच्योरेशन जो हमारी रेटिकुलोसाइट्स है, क्या है, रेटिकुलोसाइट्स है। ये रेटिकुलोसाइट्स की साइज कितनी है, 8 माइक्रोन। इसमें क्या होगा, फोलिक एसिड जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड जुड़ जाएगा और विटामिन B12 जुड़ जाएगा। विटामिन B12 जुड़ जाएगा। इन दोनों की प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, हमारे मेचुरेशन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे मेचुरेशन फैक्टर होते हैं। मेचुरेशन फैक्टर होते हैं कौन कौन से, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। इस पे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। फोलिक एसिड में फोलिक एसिड और विटामिन B12, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मेचुरेशन फैक्टर ऑफ आरबीसी बताइए। मेचुरेशन फैक्टर ऑफ आरबीसी बताइए कौन कौन से होते हैं हमारे, फोलिक एसिड और विटामिन B12। अब इस इन दोनों को जो स्टोर करते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें जो हमारे अदर फैक्टर इनकी जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में वो कौन कौन से होते हैं, हमारे विटामिन B12 के लिए हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर चाहिए होता है। इंट्रेंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर हमारी जो स्टोमक की पेराइटल सेल होती है, जो हमारा स्टोमक होता है उसकी जो पेराइटल सेल होती है उससे प्रोडक्शन होता है किसका, इंट्रेंसिक फैक्टर का। अगर इंट्रेंसिक फैक्टर हमारी बॉडी में नहीं है, हमारे स्टोमक में नहीं है, तो हमारा क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन B12 आप कितना ही खा लीजिए उसका क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्शन
एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर बनता कहाँ पे? स्टोमक की पेराइटल सेल में। और विटामिन बी 12 के ऑब्जेक्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है विटामिन बी 12 का? टर्मिनल इलियम में। टर्मिनल इलियम में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर आता है स्टोमक की पेराइटल सेल से, और विटामिन बी 12 का साथ देता देता कहाँ आ जाता है? टर्मिनल इलियम में आ जाता है, और वहां उसका क्या करवा देता है? एब्जॉर्प्शन करवा देता है दोस्तों। क्या करवा देता है? एब्जॉर्प्शन करवा देता है। ये हो गए हमारे मैच्योरेशन फैक्टर। एक होता है हमारा दूसरा जो अदर फैक्टर साथ देते हैं, कौन कौन से देते हैं? वो हमारा होता है इरिथ्रोपोइटिन। क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिन होता है। ये एक हार्मोन होता है जो कि हमारे कहाँ से? रीनल रीनल जो पोर्शन होता है वहां से क्या होता है? ये प्रोडक्शन होता है इसका। रीनल पोर्शन से, किडनी से हमारे क्या होता है? इसका इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन होता है। अगर इरिथ्रोपोइटिन और किडनी के बाद हमारा जो प्रोडक्शन करता है वो हमारा करता ही है बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो। किडनी के बाद में सेकंड कौन करता है? बोन मेरो इरिथ्रोपोइटिन का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो ये दो अदर फैक्टर होते हैं जो किसका साथ देते हैं? मैच्योरेशन फैक्टर का हेल्प। मैच्योरेशन फैक्टर की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किसमें? मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में। तो यहाँ हमारी रेटिकुलोसाइट थी 8 माइक्रोन की, मैच्योर होकर, ठीक है, मैच्योर होकर हमारी जो आरबीसी की साइज है वो कितनी हो जाएगी? ये हो गई हमारी आरबीसी। कौन सी शेप हो गई है हमारी? बाइकॉनकेव शेप। ठीक है, ये हो गई हमारी आरबीसी। इसकी साइज यहाँ पर हो जाती है 7.2 माइक्रोन। कितनी हो जाती है? 7.2 माइक्रोन। और ये हो जाती है हमारी मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मेच्योर आरबीसी। ठीक है, 7.2 माइक्रोन की क्या होती है? हमारी मेच्योर आरबीसी होती है दोस्तों। ये था पूरा प्रोसेस इरिथ्रोपोइसिस का। कुछ क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट है इसमें। स्टेज में फर्स्ट स्टेज इंपोर्टेंट है। पहली स्टेज कौन सी है? कब हीमोग्लोबिन अपियर होता है? तो ये इंटरमीडिएट स्टेज इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट स्टेज कौन सी है? इसकी इरिथ्रोपोइसिस की रेटिकुलोसाइट है। ठीक है, इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन। इसके बाद में मैच्योरेशन से आपसे पूछ लिया जाएगा मैच्योरेशन फैक्टर बताइए। तो आपको ध्यान रखना है फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 मैच्योरेशन फैक्टर होते हैं जो रेटिकुलोसाइट्स की 8 माइक्रोन आरबीसी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मैच्योर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी साइज क्या होती है? 7.2 माइक्रोन होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये है हमारा पूरा इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस। सारी स्टेज है इसमें, 5 स्टेज। पांचों स्टेज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा आरबीसी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, आरबीसी में 7.2 माइक्रोन की लास्ट में साइज होती है। उसमें कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हमारा हीमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जो मेचुरेशन करवाने का काम करते हैं वो हमारे कौन कौन से हो गए? विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड हो गए। अब हम बात करते हैं इसमें, मेचुरेशन हो गया हमारा आरबीसी का। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हमने जब हेमोलाइसिस पढ़ा था तो हमारा आरबीसी किस में टूटी थी? आरबीसी हमारी टूटी थी हीमोग्लोबिन और, ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, आरबीसी हमारी तो उसमें टूटती है रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन्स में। ठीक है, सॉरी, ब्लड टूटता है आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन्स में, दो तरीके से होता है हमारा। तो जो रेड ब्लड सेल थी वो हमारी टूटती है आयरन में। ठीक है, आरबीसी में हमारी कौन कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल होती है और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। रेड ब्लड सेल में हमारा क्या आता है? हीमोग्लोबिन आता है। तो हीमोग्लोबिन किस किस में टूटता है? हीमोग्लोबिन टूटा था हमारा किसमें? एक तो आयरन में, और एक टूटा था हमारा प्योरफायरिन में। इसमें टूटा था प्योरफायरिन में।
ठीक है डियर। अब पोरफायरिन के हमारे यहाँ पर कितने वो होते हैं प्रोडक्ट, कितने सब्सटेंस, कितने प्रोडक्ट होते हैं हमारे? चार। चार पोरफायरिन एक हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ रहता है या फिर एक आयरन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चार पोरफायरिन एक आयरन से जुड़ा हुआ रहता है, ये हो गया Fe+2। इससे कितने पोरफायरिन जुड़े होते हैं? चार। और पोरफायरिन होते कौन कौन से? एक होता है अल्फा, दो तो होते हैं अल्फा और दो होते हैं बीटा। ठीक है, इस तरीके से चार पोरफायरिन जुड़े हुए रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गई हमारे एडल्ट की बात। एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन होता है वो चार पोरफायरिन, दो अल्फा और दो बीटा से जुड़ा हुआ रहता है। फिर इसमें फिटल हीमोग्लोबिन की बात करें, फिटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो फिटल हीमोग्लोबिन में होते चार पोरफायरिन ही है, होते चार पोरफायरिन ही है, लेकिन क्या होते हैं? दो तो अल्फा होते हैं, दो अल्फा और दो गामा होते हैं। ठीक है, फिटल हीमोग्लोबिन में दो अल्फा और दो गामा पोरफायरिन पाए जाते हैं। अगर इसकी एफिनिटी की बात करें तो फिटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी मोर देन होती है किससे? एडल्ट हीमोग्लोबिन से। मतलब कि ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी फिटल हीमोग्लोबिन में ज्यादा पाई जाती है बजाय एडल्ट हीमोग्लोबिन के। ठीक है, ये हो गए हमारे हीमोग्लोबिन के टाइप होते हैं दो तरीके से, फिटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, चार पोरफायरिन होते हैं हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीम एंड ग्लोबिन। हिम का अनुपात 4 और इसका 96, 4:96 में हमारा हिम और ग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके फंक्शंस की बात करें हीमोग्लोबिन के, फंक्शंस क्या होते हैं इसके? फंक्शन में पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है गैसेज ट्रांसफर का। गैसेज ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है? गैसेज ट्रांसपोर्टेशन का। दो तरह की गैसेज ब्लड के द्वारा ट्रांसफर की जाती है, जैसे ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या हो जाएगा हमारा ब्लड? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और अगर CO2 से जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हो जाएगा, ये कार्ब हीमोग्लोबिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कार्ब हीमोग्लोबिन। ठीक है, दो तरीके से गैसेज हीमोग्लोबिन है जो गैसेज को अपने साथ जोड़कर क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन से अगर हमारा हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, और अगर CO2 से जुड़ता है तो कार्ब हीमोग्लोबिन हो जाता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन का मोलिकुल कितने ऑक्सीजन कैरी करता है? चार ऑक्सीजन के पार्टिकल कैरी करता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन के पार्टिकल कैरी करता है दोस्तों। और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीजनेशन कहलाता है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है हमारा? ऑक्सी ऑक्सीजनेशन कहलाता है। ठीक है, 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना कैरी करेगा? चार ऑक्सीजन के पार्टिकल कैरी करेगा दोस्तों। ठीक है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ब्लड कैरी करता है, तो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करता है दोस्तों। 1.3 ml ऑफ O2 क्या करता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है।
और जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग बाय हीमोग्लोबिन, ये कितना होता है हमारा, 19 ml होता है टोटल। ठीक है, कितना होता है, 19 ml होता है दोस्तों। तो ये थी हमारी कुछ ऑक्सीजन, सॉरी, हीमोग्लोबिन की बात। अब बात करते हैं वेरिएशन इन हीमोग्लोबिन या आरबीसी। वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है, किस किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। कौन सा, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल में दो चीज होगी, एक तो आरबीसी इंक्रीज होगी और एक डिक्रीज होगी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें आरबीसी, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल में बात करें तो एक में तो हो जाएगी आरबीसी इंक्रीज और एक में हो जाएगी आरबीसी डिक्रीज। ठीक है डियर। तो आरबीसी इंक्रीज की बात करें तो पहली फिजियोलॉजिकल, ऐसी कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो वो है हमारी जैसे एज, एज हो जाएगा। एज जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी आरबीसी की संख्या बढ़ती जाएगी। एज हो गया, मेल में ज़्यादा होगी बजाय फीमेल के, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई, इनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी मेल में। ठीक है। और आफ्टर मील, आफ्टर एक्सरसाइज, वही जब जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, आफ्टर मील हो गया, आफ्टर एक्सरसाइज हो गया, इन सब में क्या देखने को मिलेगा, हमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्लीप रेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी की संख्या कम देखने को मिलेगी। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर स्लीप, प्रेगनेंसी और आफ्टर, आफ्टर स्लीप हमें क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी की संख्या कम देखने को मिलेगी। ये तो हो गई हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी दो तरीके से आरबीसी घटती है और इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। यहाँ क्या आ जाएगा, पैथोलॉजिकल आ जाएगा। पैथोलॉजिकल कंडीशन में कुछ में आरबीसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कुछ में आरबीसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किन किन में आरबीसी इंक्रीज होगी, तो पैथोलॉजिकल जो कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। ये हमें दो कंडीशन में देखने को मिलती है। एक तो हो गई हमारी क्या, सीओपीडी ले लो, सीओपीडी में क्या आ जाएगा, एम्फाइसीमा। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, पल्मोनरी डिजीज होती है। इन कंडीशन में क्या देखने को मिलता है हमें, पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज नंबर इन आरबीसी की संख्या हमें देखने को मिलती है दोस्तों। डिक्रीजमेंट की बात करें तो डिक्रीज हमें कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमें आरबीसी का संख्या है वो क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। एनीमिया आता है इसमें दोस्तों, क्या आता है, एनीमिया। एनीमिया में हमें आरबीसी की संख्या डिक्रीज देखने को मिलेगी दोस्तों। ये हो गई हमारी वेरिएशन इन आरबीसी की बात। ठीक है, आपको इतना आरबीसी के बारे में समझ में आया होगा। हमने आरबीसी की क्या पढ़ा, हमने हमें आरबीसी का इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा, आरबीसी का डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन पढ़ा, स्टेज के बारे में पढ़ा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। फिर हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू बताते हैं हम। नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की कितनी होती है, मेल के अंदर बात करें तो 14 से 18 ग्राम पर डीएल। ठीक है, 14 से 18 ग्राम पर डीएल क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है। फीमेल की बात करें तो 12 से 16 ग्राम पर डीएल नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है दोस्तों। तो फिर हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, फिर हमने साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ा, और वेरिएशन इन आरबीसी के बारे में पढ़ा, फिजियोलॉजिकल और वेरिएशन और पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो आरबीसी का हमारा कम्प्लीटली लगभग लगभग कंप्लीट टॉपिक हो गया है। अब अगले टॉपिक की चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद दोस्तों।